हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे और एक बार आप रिवाइज कर लीजिए जो भी टॉपिक्स हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किए थे। तो बच्चों, ये सारे टॉपिक्स जो है हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिए हैं, एक बार आप देख लीजिए। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हमने वीबीटी की लिमिटेशंस के बारे में बात की थी। फिर हमने स्टार्ट की थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले इसके जो पोस्टुलेट्स हैं या अजम्पशंस जिन्हें हम कहते हैं, इनको हम सबसे पहले पढ़ेंगे और समझेंगे। फिर हम बात करेंगे जो क्रिस्टल फील्ड है, यहाँ पर स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। स्प्लिटिंग के बारे में आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो पहला पोस्टुलेट हमने पढ़ा, दिस थ्योरी कंसिडर दैट सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड हैज पॉइंट चार्ज। तो ये थ्योरी कंसिडर करती है कि सेंट्रल मेटल एटम पे और लिगेंड पे पॉइंट चार्ज होता है। तो जो हमारे नेगेटिवली चार्ज लिगेंड होते हैं उनमें नेगेटिव पॉइंट चार्ज, जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उसमें पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, और जो न्यूट्रल होते हैं उसमें डाइपोल होता है। क्लियर इतना? तो ये है पहला पोस्टुलेट। तो एक बार आप इसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर बाकी के पोस्टुलेट्स को डिस्कस करते हैं। चलिए, नेक्स्ट पोस्टुलेट की बात करते हैं। द इंटरेक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम and ligand is purely electrostatic. प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो जो सेंट्रल मेटल एटम है और लिगेंड है, तो इनका जो इंटरेक्शन होता है ये प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। यहाँ पर हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं, नो बॉन्ड फॉर्मेशन इज अकर थ्रू ओवरलैपिंग। यहाँ पर ओवरलैपिंग से किसी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं, ठीक है। इतना क्लियर है? चलो इसे नोट करो, ठीक है। ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स। अगला है इजी है, तो फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हम जानते हैं जब भी हमें एक कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो मान लो ये हमारा मेटल है, ठीक है। तो लिगेंड क्या करेगा, इसको हर जगह से इसको क्या करेगा, सराउंड करेगा, है ना। अगर हमें कॉम्प्लेक्स बनाना, तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए लिगेंड मेटल को सराउंड करेगा। तो टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, लिगेंड सराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। लिगेंड मेटल को क्या करेगा, सराउंड करेगा, ठीक है। जो सेंट्रल मेटल एटम है, लिगेंड उसको सराउंड करेगा, तभी जाकर के कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो देखो कॉम्प्लेक्स बनता कैसे है, एक आगे देखते हैं। तो पहले आप इतना नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। चलो, तो देखो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा कैसे, जब हमारा जो लिगेंड है, ठीक है, लिगेंड मेटल को अप्रोच करेगा तभी तो बनेगा, है ना। अगर लिगेंड मेटल को अप्रोच ही नहीं करेगा तो बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। देखो, सबसे पहले हमारे पास होते हैं डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये डी ऑर्बिटल्स हैं, और डी में हमें पता है कौन कौन से होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास पांचों डी ऑर्बिटल्स हमारे होते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर जब लिगेंड मेटल को अप्रोच करेगा तभी क्या होगा, ये जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं ये क्या करते हैं, फिर स्प्लिटिंग करते हैं। देखो पहले तो ये कैसे होते हैं, जो ऑर्बिटल्स हैं हमारे, ठीक है, तो ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं पहले ये कैसे होते हैं, डीजेनरेट होते हैं, डीजेनरेट रहते हैं। जैसे ही लीगेंड मेटल को अप्रोच करता है, जब तक लीगेंड ने मेटल को अप्रोच नहीं किया तब तक ये कैसे रहेंगे, डीजेनरेट ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन जब लीगेंड मेटल को क्या करेगा, अप्रोच करता है, एक्सटर्नल फील्ड बढ़ता है, तो इसकी हो जाती है स्प्लिटिंग। क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है। ये दो पार्ट में स्प्लिट करता है, या हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी तो ये क्या है, डीजेनरेट, तो कुछ ये होता है दो पार्ट में स्प्लिट, एक होता है पार्ट T2G और एक होता है EG, ठीक है, दो पार्ट में ये स्प्लिट करता है, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस तरीके से ये स्प्लिट करता है। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ये जो T2G है वो ऊपर रहेगा और EG नीचे रहेगा, नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि EG ऊपर हो, होता है ऐसा, और T2G नीचे हो, ठीक है, ऐसा भी स्प्लिटिंग, ये वाली स्प्लिटिंग भी हो सकती है। इसके अलावा अलग अलग तरह की स्प्लिटिंग होती है। अगर देखो बच्चों, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है तो अलग तरह की स्प्लिटिंग होती है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है तो अलग स्प्लिटिंग होती है, और अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है तो काफी कॉम्प्लेक्स स्प्लिटिंग यहाँ पर होती है, ठीक है। तो ये तीनों ही स्प्लिटिंग को हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, तो एक बार आप इसे देखिए, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है आप उसे नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर T2G कब ऊपर आएगा, EG कब नीचे आएगा, कैसे होगी, कैसे स्प्लिटिंग होती है, उसको हम अभी स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। पहले आप इसे देख लीजिए, ये जो बेसिक चीजें हैं ये पहले आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। इन एब्सेंस of external field, the 5 orbitals remain degenerated. लेकिन जैसे ही इससे क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, ठीक है, तो ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं ये स्प्लिट करते हैं दो अलग अलग सेट्स में, ठीक है। अब ये दो सेट कौन कौन से हैं, एक है नॉन एक्सियल सेट, और एक है हमारे पास एक्सियल सेट। ये नॉन एक्सियल सेट है T2G, जहां पर हमारे पास आते हैं DXY, DYZ और DZX, जबकि एक्सियल सेट में हमारे पास आता है EG, ठीक है। तो एक्सियल सेट बोलो या नॉन एक्सियल सेट बोलो, अभी हम देखेंगे यहाँ पर कैसे ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आता है DX² - Y² और दूसरा आ जाता है DZ², ठीक है। तो एक हो गया हमारे पास नॉन एक्सियल सेट और एक हो गया हमारे पास एक्सियल सेट। अब इसके अलावा यहाँ पर तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, क्लियर है इतना, ऐसे कर लो इसको। तो अगर हम एक्सियल सेट की बात करते हैं, सॉरी नॉन एक्सियल सेट की बात करते हैं, नॉन एक्सियल सेट का मतलब क्या है कि जो लोब्स होंगे वो लाई करेंगे बिटवीन द एक्सिस, है ना, जो एक्सिस हैं उनके बिटवीन यानी कि बीच में, इस तरीके से ये लाई करेंगे लोब्स, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन जो नॉन एक्सियल सेट है यहां पर क्या होगा, अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर ये लाई करेगा अलोंग द एक्सिस, ठीक है, एक्सिस के अलोंग,
ये लाई करेगा। ठीक है, तो ये हमारा dx² y² वाला क्लियर। और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर होगा एक लोब ये, एक लोब ये, और बीच में आती है ये रिंग। ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो रिंग है, यहाँ पर बच्चों इस रिंग में 1/3 डेंसिटी लाई करती है। ठीक है, अलोंग विद द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस सॉरी। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर ये जो रिंग बन रही है वाई एक्सिस के अलोंग, यहाँ पर इसकी 1/3 डेंसिटी लाई करती है। क्लियर है इतना? चलो, इतना आपको समझ में आ गया कि जो स्प्लिटिंग होगी ये दो सेट में होगी। एक नॉन एक्सियल सेट होगा, एक एक्सियल सेट होगा। नॉन एक्सियल सेट यानी कि T2G, जहां पर ये वाले ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, ये होगी बिटवीन द एक्सिस, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस, इसीलिए नॉन एक्सियल है। ठीक है, और ये लाई करेंगे अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। और ये जो dz² वाला है, इसमें एक रिंग भी फॉर्मेशन होगी, जहां पर 1/3 डेंसिटी लाई करती है। पूरे इसकी 1/3 डेंसिटी लाई करेगी। क्लियर है इतना? चलो, इतना आप नोट करो बच्चों। ये y है और ये है x। ठीक है, तो x और z के बीच में 1/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे डेंसिटी आप समझ गए होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात हो रही है। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए फिर। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। व्हेन लिगेंड सराउंड सेंट्रल मेटल एटम। तो जब लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को सराउंड करते हैं ना, आप जानते हैं, जैसे ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, लिगेंड इसको सराउंड करता है। क्लियर है? लिगेंड इसको जब सराउंड कर रहे हैं तब की बात हम कर रहे हैं। तो तब ये जो है दो फील्ड में, एक होता है हमारा सिमेट्रिकल फील्ड, और एक होता है अनसिमेट्रिकल फील्ड। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सिमेट्रिकल फील्ड क्या है और अनसिमेट्रिकल फील्ड क्या है? अच्छा, नाम से भी थोड़ा बहुत आपको पता चल रहा होगा सिमेट्रिकल फील्ड के बारे में और अनसिमेट्रिकल फील्ड के बारे में। सिमेट्रिकल फील्ड जो सिमेट्रिकल होगा और अनसिमेट्रिकल जो अनसिमेट्रिकल होगा। ठीक, अच्छा देखो क्या डिफरेंस है दोनों में। देखो, जब मेटल जो लीगेंड्स है उनकी एनर्जी क्या हो? इक्वल हो। जो हमारे लीगेंड है, जब इनकी जो एनर्जी है क्या हो? इक्वल एनर्जी हो। इक्वल एनर्जी का मतलब है यानी कि जब सबकी एनर्जी क्या हो? सेम एनर्जी हो। तो जब सभी लीगेंड की एनर्जी जो है वो सेम होगी तो रिपल्शन भी क्या होगा? सेम होगा। इस वजह से होगा सेम रिपल्शन। क्या होगा? सेम रिपल्शन। अब इसकी वजह से, सेम रिपल्शन की वजह से जो डीजेनरेसी रहती है ऑर्बिटल्स की वो मेंटेन रहती है। तो हम लिख सकते हैं कि इन सिमेट्रिकल फील्ड ड्यू टू सेम एनर्जी एंड सेम रिपल्शन, या हम लिख सकते हैं इक्वल रिपल्शन। ठीक है, सेम रिपल्शन लिख लो या इक्वल रिपल्शन लिख लो। इक्वल रिपल्शन ड्यू टू सेम एनर्जी एंड इक्वल रिपल्शन, सिमेट्रिकल फील्ड जो है मेंटेन डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल। तो ये डी ऑर्बिटल्स की डीजेनरेसी को मेंटेन रखता है। तो यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल्स होंगे वो एज इट इज रहेंगे, डीजेनरेट के डीजेनरेट ही रहेंगे। सिमेट्रिकल फील्ड कभी भी स्प्लिटिंग नहीं दिखाएगा। क्लियर है इतना? तो हम लिख सकते हैं इन presence of
symmetrical field degeneracy of d orbitals is maintained. तो सिमेट्रिकल फील्ड में क्या होता है, जो डीजेनरेसी होती है वो मेंटेन ही रहती है। जबकि अगर हम अनसिमेट्रिकल फील्ड की बात करें तो यहां पर डिफरेंट एनर्जीज होती हैं एंड अनइक्वल रिपल्शन होता है। इक्वल नहीं होता, अनइक्वल। अनइक्वल रिपल्शन होता है। तो इस अनइक्वल रिपल्शन की वजह से ये क्या करता है, स्प्लिटिंग करता है। क्लियर इतना? तो हम लिख सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अनसिमेट्रिकल फील्ड the degeneracy is lost and orbital shows splitting. This splitting is known as crystal field splitting. ठीक है, यहां पर क्या होता है कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, ये दो पार्ट में स्प्लिट कर जाते हैं। ठीक है, अब T2G EG दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, EG और T2G। तो ये तो हम देखेंगे खैर कब EG ऊपर होगा या कब T2G ऊपर होगा। किसकी एनर्जी डिपेंड करता है, एनर्जी पर। देखो जिसकी एनर्जी ज्यादा, या रिपल्शन पर भी डिपेंड करता है। देखो जिसका रिपल्शन ज्यादा होगा, जिसमें वो उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी ना, रिपल्शन ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा होगी, जिस वजह से वो क्या आएगा, ऊपर आएगा, और जिसकी एनर्जी कम होगी वो नीचे आएगा। क्लियर? तो आप आसानी से कर सकते हो। फिलहाल तो आपको ये नोट करना है सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल फील्ड के बारे में। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो कि है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं स्प्लिटिंग किसमें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। तो अब हम देखेंगे कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है उसमें स्प्लिटिंग कैसे होती है। तो देखो ऑक्टाहेड्रल अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अब यहां पर देखो कैसे होगा, या तो इस तरीके से होगा, है ना, यहाँ पर हमारी रिंग होती है Z² में, और या तो ये वाला होगा इस तरीके से। तो सिंपली देखने में हमें क्या लग रहा है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो किसमें हो रहा है, देखो dx² y² में, y² और एक dz² में। ठीक है, तो जो dxy है और dyz है और dzx है, तो वो तो यहाँ पर काम में भी नहीं आ रहे, है ना, उनमें थोड़ी ना हो रहा है। ये देखो ये किसमें हो रहा है, अलोंग द एक्सिस हो रहा है ना। तो अलोंग द एक्सिस वाला कौन सा है हमारा, देखो अभी तो हमने पढ़ा एक्सियल सेट में हो रहा है, जहाँ पे अलोंग द एक्सिस हो रहा है, तो dx² y² dz²।
यानी कि ऑक्टाहेड्रल में जो है इनकी एनर्जी रिपल्शन ज्यादा होता है इसके कंपैरिजन में, ठीक है, क्योंकि ये अलोंग द होता है, ये क्या होता है बिटवीन द एक्सिस होते हैं। तो अभी हमने ये वाली की है ना, वहां पर एक्सियल सेट है जो हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि स्प्लिटिंग कैसे होती है, पहले एक रफली डायग्राम देखते हैं फिर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो रफली कैसे होते हैं, हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है। अभी ये कैसे है, डीजेनरेट है, अभी कैसे है, डीजेनरेट है। तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इन्हें मिलता है तो थोड़ा ये क्या करते हैं, इनकी जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है और ये हो जाते हैं थोड़ा, काफी एनर्जी बढ़ती है। वैसे से हम यहाँ पे करेंगे, थोड़ा सा एनर्जी इनकी बढ़ती है सबकी, इसे हम कहते हैं, ये तो हमारे डीजेनरेट है, डीजेनरेट है, और ये है, इसे कहते हैं हम बैरी सेंटर। फिर यहां पर होती है स्प्लिटिंग, ये स्प्लिटिंग होती है 2 पार्ट में। तो जैसे कि अभी हमने कहा इनकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो ये कौन सा सेट है, ईजी वाला, ईजी की एनर्जी ज्यादा होती है और T2G की एनर्जी कम होती है। तो ये हो गया हमारा Eg, ये हो गया T2G, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक की जो टोटल डिस्टेंस होती है इसे कहा जाता है बच्चों डेल्टा ओ। डेल्टा ओ यानी कि हम डेल्टा ओ क्यों कह रहे हैं, यानी कि ऑक्टाहेड्रल को डिनोट कर रहा है डेल्टा ओ। अब ये जो डेल्टा ओ है, इस डेल्टा ओ की वैल्यू होती है 10 DQ, ठीक है, 10 DQ की वैल्यू होती है। तो अगर हम कहें कि सिर्फ इस वाले पार्ट की स्प्लिटिंग कितनी है, सिर्फ इस वाले पार्ट की, तो ये वाला पार्ट है बच्चों 3/5 डेल्टा नॉट, या डेल्टा ओ जो भी आपको कहना है, ठीक है। या हम कह सकते हैं ये बराबर है 6 DQ के, 6 DQ के, ठीक है। और जो ये वाला है, अगर हम कहें यहां से यहां तक कितना है, तो यहां से यहां तक है बच्चों 2/5 डेल्टा नॉट, या हम कह सकते हैं 4 DQ, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या, पहले डीजेनरेटेड, थोड़ा एनर्जी में क्या हुआ, थोड़ा इनकी एनर्जी बढ़ी, जिससे जिस स्टेट को हमने कहा बैरी सेंटर, ठीक है। फिर यहाँ पर हुई स्प्लिटिंग, तो ये Eg वाले और ये हमारे T2G वाले, तो ये हमारा dx² माइनस y² और ये है dz², जबकि ये हमारे dxy, dyz और dzx। क्लियर है इतना, चलो। तो एक रफली हमने यहाँ पर बना दिया है कि कैसे यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। इसको आप नोट कर लीजिए एक बार। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।